जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th अध्याय 4 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति किसे कहते हैं और यह किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है। व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हाउ इज इट रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखिए, मान लीजिए कि आपकी आय में वृद्धि होती है, तब आप क्या करेंगे, उपभोग में भी वृद्धि कर देंगे। तो आप उपभोग में जितनी वृद्धि करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। आय में वृद्धि होने पर आप जितनी उपभोग में वृद्धि करेंगे उसे क्या कहेंगे, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। और आय में वृद्धि होने पर आपकी बचत में भी वृद्धि होगी, तो आपकी बचत में जितनी वृद्धि होगी उसे हम कहेंगे सीमांत बचत की प्रवृत्ति। आय में वृद्धि होने पर बचत में जितनी वृद्धि होगी उसे कहेंगे सीमांत बचत की प्रवृत्ति। लिखेंगे कैसे, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति किसे कहते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो आय में परिवर्तन होने के कारण, जब आपकी आय में परिवर्तन होता है, मान लीजिए आपकी आय जो है वो 100 रुपये बढ़ गई। आय में परिवर्तन होने के कारण उपभोग में परिवर्तन के अनुपात में, तो आपने उपभोग क्या किया, 40 रुपये बढ़ा दिया, को सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति कहते हैं। आपकी आय 100 रुपये बढ़ी तो आपने उपभोग 40 रुपये बढ़ा दिया। अब हम भाग देंगे 40 में 100 का, तो ये आपका आ जाएगा 0.4, यानी सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति कितनी है, 0.4। आय में परिवर्तन होने के कारण उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। अब इसे हम यदि इसको डायग्राम बनाएं तो इसका डायग्राम बनेगा, ये हो गई आपकी आय और ये हो गई आपकी सी यानी कंजप्शन, उपभोग। अब मान लीजिए ये है आपका आपकी इतनी आय होने पर, आपकी आय जो है इतनी है तो आपका उपभोग क्या है, इतना है। अगर आपकी आय में वृद्धि होती है, इतनी हो जाती है आय, तो आपका उपभोग क्या हो जाता है, इतना बढ़ जाता है। तो आपकी आय इतनी बढ़ी तो आपका उपभोग इतना बढ़ा, तो इनका जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति कहलाएगा। अब सीमांत बचत की प्रवृत्ति देखते हैं। सीमांत बचत की प्रवृत्ति क्या होती है कि आपकी आय में परिवर्तन होने पर, मान लीजिए आपकी आय 100 रुपये बढ़ती है, इसके कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को, तो आप 60 रुपये बचाते हैं, को सीमांत बचत की प्रवृत्ति कहते हैं। आय में परिवर्तन होने पर बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, सीमांत बचत की प्रवृत्ति कहते हैं। तो आप 60 में 100 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.60, यानी आपके आय में इतना परिवर्तन हुआ तो बचत में इतना परिवर्तन हुआ। इसमें आप फॉर्मूला याद कर लें और उससे भी आप अर्थ बना सकते हैं कि आय में परिवर्तन होने के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत की प्रवृत्ति कहते हैं। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो मान लीजिए कि ये आपकी आय है और ये आपकी सेविंग यानी बचत है। अगर आपकी आय जो है इतनी होती है तो आप इतनी बचत करते हैं, आय इतनी होने पर बचत इतनी होती है। अगर आपकी आय में वृद्धि होती है तो आपकी बचत में भी वृद्धि होती है, आय में इतनी वृद्धि हुई तो बचत में इतनी वृद्धि हुई, तो इनके अनुपात को हम क्या कहेंगे, सीमांत बचत की प्रवृत्ति। चित्र आपको नहीं बनाना है। अब क्वेश्चन का पार्ट है कि सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति और सीमांत बचत की प्रवृत्ति में क्या संबंध है। तो देखिए, ये सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति और सीमांत बचत की प्रवृत्ति परस्पर संबंधित हैं। अभी जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था कि आपकी आय 100 रुपये बढ़ी तो आपने क्या किया,
रुपये जो है बचत किए और 40 रुपये उपभोग किए, यानी आपके उपभोग पर 40 रुपये खर्च हुए और सेविंग यानी बचत पर 60 रुपये खर्च हुए, तो आपके ये पूरे 100 रुपये खर्च हुए। तो यही इसमें दिया है कि सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति और सीमांत बचत की प्रवृत्ति का योग सदैव इकाई के बराबर होता है। आपने अभी देखा था कि आपकी बचत की प्रवृत्ति, सीमांत बचत की प्रवृत्ति कितनी थी? 0.4, सीमांत बचत की प्रवृत्ति 0.6 और सीमांत कंजप्शन यानी उपभोग की प्रवृत्ति 0.4। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1। तो यही लिखा है कि सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति और सीमांत बचत की प्रवृत्ति का योग 1 के बराबर होता है। सीमांत उपभोग प्लस सीमांत बचत इक्वल टू 1। यदि मान लीजिए यदि MPC या MPS में से किसी का भी मूल्य घटता है तो दूसरे के मूल्य में वृद्धि होगी। मान लीजिए कि आप उपभोग जो है वो घटा देते हैं। उपभोग कितना कर रहे हैं? मान लीजिए आप 40 रुपये का उपभोग कर रहे थे तो आप 20 रुपये का उपभोग करेंगे, तो आपकी बचत कितनी हो जाएगी? 80 रुपये हो जाएगी, यानी ये 0.2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। तो यही आपको दिया है कि MPC या MPS में से किसी एक का मूल्य घटता है, ये 40 से घटकर क्या हो गया? 20, तो दूसरी इकाई के मूल्य में वृद्धि होती है। तो ये 60 से बढ़कर कितना हो गया? 80 हो गया। What is marginal propensity to consume? How it related to marginal propensity to save? Marginal propensity to consume refers to the ratio of change in the consumer expenditure. ये जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर में जो भी चेंज होता है ड्यू टू द चेंज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम में चेंज के कारण कंज्यूमर के कंजप्शन में जो चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। MPC measure how consumption will vary with the change of income. MPC ये बताता है कि इनकम में चेंज होने के कारण कंजप्शन में क्या चेंज होता है। फॉर्मूला है MPC इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा C मीन्स चेंज इन द कंजप्शन, डेल्टा Y मीन्स चेंज इन द इनकम। Marginal propensity to save. The ratio of change in saving due to change in income is called marginal propensity to save. Means आपकी इनकम में चेंज होने के कारण सेविंग में जो चेंज होता है उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं? MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। फार्मूला है इसका MPC इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। Delta S means change in saving and delta Y means change in income. Next part question का है relationship between propensity to consume and propensity to save. The consumption of the sum of marginal propensity to consume and the propensity to save is always equal to unit 1. Means marginal propensity to consume and marginal propensity to save को यदि हम प्लस कर दें तो दोनों का योग कितना होगा? 1 होगा। If the value of one of MPC or MPS increases then the value of other decreases. मीन्स इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी। यदि हम मान लेते हैं कि आपकी इनकम जो है उसमें 100 रुपये की वृद्धि होती है, तो आप उसको कंजप्शन पर 60 रुपये खर्च करते हैं और सेविंग पर 40 रुपये खर्च करते हैं, तो आपका इक्वल टू क्या हो गया? 100। यदि इनकम जो है बढ़कर 100 से कितनी हो जाए? 200 हो जाए,
या चलिए इनकम को नहीं बढ़ाते, इनकम 100 रुपये ही है आपकी। यदि आप कंजप्शन कम कर देते हैं, कंजप्शन 40 कर देते हैं घटाकर, तो सेविंग अपने आप बढ़कर कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो यही इसमें दिया है कि एक की वैल्यू को यदि हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो दूसरे की वैल्यू उसके अनुसार बढ़ और घट जाएगी। ओके, थैंक यू।